हेलो बच्चों, विद्या वाहिनी चैनल में आप सबका स्वागत। मैं संजीवनी शिंदे आज लेकर आई हूँ आपकी हिंदी सुलभ भारती पाठ्यपुस्तक से पाठ 6। पाठ का नाम है स्वास्थ्य संपदा। स्वास्थ्य संपदा और लेखक है महात्मा गांधी। पहले लेखक के बारे में जानकारी। 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ और मृत्यु 30 जनवरी 1948 में उनकी मृत्यु हुई। परिचय। आप राष्ट्रपिता की उपाधि से जाने जाते हैं। लोगों ने उनको राष्ट्रपिता यह उपाधि दी है। प्रस्तुत पत्र में यह बताया गया है कि खुली हवा में नियमित रूप से व्यायाम तथा समय पर किया गया संतुलित भोजन ही स्वस्थ जीवन की पूंजी है। इस पाठ द्वारा गांधी जी हमें यह सीख देना चाहते हैं कि हमेशा खुली हवा में अपना जीवन जीना चाहिए और नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए और संतुलित भोजन लेना चाहिए। ये 3 बातें अगर हमने आत्मसात कर ली तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सेहत अच्छी रहेगी। स्वास्थ्य संपदा। पाठ का नाम है स्वास्थ्य संपदा। संपदा यानी संपत्ति, यानी शरीर संपत्ति कैसे रहेगी उसके बारे में जानकारी। हम पाठ पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ेंगे। एरड़ा मंदिर 8/11/32 को यह पत्र गांधी जी ने लिखा है जमनालाल को। जमनालाल को पत्र लिखकर वो बता रहे हैं कि स्वास्थ्य संपदा कैसे रखनी है। तुम्हारा पत्र अभी मेरे हाथ लगा, सुना और उसका जवाब लिख रहा हूँ। तुम चाहते हो वे सब आशीर्वाद टोकरियों में भर कर तुम्हारे जन्म दिवस पर तुम्हें मिले। तुम्हारे स्वास्थ्य के संबंध में सब कुछ जानने के बाद भी जो विचार मैंने बताए हैं उन पर मैं स्वयं दृढ़ हूँ। यानी वो कहते हैं कि तुम्हारे जन्मदिन पर टोकरियाँ भर भर कर आशीर्वाद मिले हैं, लेकिन स्वास्थ्य के बारे में जो मैंने कहा है उस पर मैं दृढ़ हूँ, यानी निश्चिंत हूँ। वैसा ही होना चाहिए, निश्चित हो। तुमको अपने खर्च से भोजन प्राप्त करने की छुट्टी मिल सके तो उसे प्राप्त करने में कोई दोष नहीं समझता। शरीर को एक अमानत समझकर यथासंभव उसकी रक्षा करना रक्षक का धर्म है। यानी जैसे कि शरीर हमें भगवान ने दी हुई अमानत है, संपत्ति है, तो उस अमानत की रक्षा करना हम जैसे रक्षक का काम है। मेरा शरीर तो मैं उसकी रक्षक। वैसे मौज मजे के लिए गुड़ की एक डली भी ना मांगो, न लो। यानी अपना मौज मजा, अपने जीभ का चोचला करने के लिए गुड़ खाना अच्छा लगता है तो एक डली भी गुड़ नहीं मांगना है, यह बता रहे हैं। परंतु औषधि के तौर पर महंगे से महंगे अंगूर भी मिल सके तो प्राप्त करने में कोई बुराई नहीं। और अगर औषधि के रूप में आपको खाना है और महंगे हैं अंगूर, देखो गुड़ की डली सस्ते में मिल रही है और अंगूर महंगे हैं, तो भी सेहत के लिए वो अच्छे है, तो महंगे से महंगे अंगूर भी खरीद कर खाना सही है, बुरा नहीं है। इसलिए ऐसे भोजन को ग्रहण करने में उद्वेग की आवश्यकता नहीं। यानी ऐसे भोजन ग्रहण करने की प्रबलता जो है उसकी आवश्यकता नहीं है। तो क्या क्या भोजन करना चाहिए उसके बारे में बता रहे हैं। ऐसे ही स्थिति में दूसरों को भी ऐसा खाना खिलाया जा सके तो खिलाना चाहिए। यानी खुद भी ऐसा खाना खाना चाहिए और दूसरों को खिलाने का मौका मिला तो उनको भी ऐसा ही खाना खिलाना चाहिए। मेरी दृष्टि में जितने गेहूँ मिलते हैं उतने खाने की ज़रूरत नहीं। गुड़ को बिल्कुल छोड़ देना उचित मानता हूँ। नहीं, गेहूँ जो मिलते हैं उसको कम खाना चाहिए और गुड़ को बिल्कुल ही खाना नहीं है, पूरा का पूरा छोड़ देना है। तुम्हारे शरीर को गुड़ की जरा भी आवश्यकता नहीं है।
इसके बदले निर्दोष शुद्ध शहद लेना अधिक अच्छा है, परंतु जब तक मीठे फल मिल सकते हैं उसकी भी ज़रूरत नहीं है। यानी शुद्ध और निर्दोष शहद अगर मिले तो शरीर के लिए वह लेना अच्छा है, लेकिन अगर मीठे मीठे फल मिल रहे हो और आप वो खा रहे हो तो शहद की भी ज़रूरत शरीर के लिए नहीं है। दूध की मात्रा बढ़ाना अच्छा है और दूध की मात्रा शरीर के लिए बढ़ाना अच्छा है। जैतून का तेल, एक तेल भी होती है उसका तेल की जगह मक्खन लेते हो तो यह ठीक है। जैतून का तेल खाने से उस जगह मक्खन खाना, यानी जो हम खाना बनाते हैं तो मक्खन में खाना बनाना, मक्खन में जो विटामिन होते हैं वे जैतून के तेल में नहीं होते, इसलिए जैतून के तेल की जगह मक्खन अच्छा। साग में हरी सब्जी होनी चाहिए, और साग यानी पतली रस्सा भाजी, उसमें हरी सब्जी होना जरूरी है। आलू वगैरह लगभग रोटी का स्थान लेते हैं, इसके लिए आलू वगैरह कम खाना चाहिए। इनमें स्टार्च होता है, तुमको स्टार्च की कम से कम ज़रूरत है, और स्टार्च होता है आलू में, और शरीर के लिए स्टार्च की कम से कम आवश्यकता होती है, इसके लिए आलू खाने की ज़रूरत नहीं है। और जितनी स्टार्च की अगर ज़रूरत है तो वह हमें गेहूँ से पूरी हो जाएगी, यानी गेहूँ खाते हैं तो उसमें स्टार्च की आवश्यकता पूरी होती है, उसके लिए आलू खाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। मक्खन, दूध, काफ़ी, यानी शरीर के लिए क्या लेना आवश्यक है? मक्खन खाना आवश्यक है, दूध लेना आवश्यक है। इसके घटाने बढ़ाने का आधार वजन के ऊपर है, और दूध अथवा मक्खन कितना घटाए अथवा कितना बढ़ाए वो अपने अपने शरीर और अपने अपने वजन के अनुसार है। वजन के स्थिर हो जाने तक और हजम होता रहे तब तक मक्खन की अथवा दूध की या दोनों की मात्रा बढ़ाते जाना चाहिए। इन्हें शरीर के लिए गेहूँ चावल खाने की जगह दूध और मक्खन की मात्रा बढ़ानी चाहिए, उतनी बढ़ानी चाहिए कि जब ऐसा हो जाए कि बहुत ज़्यादा दूध होने के कारण वो ठीक से हजम नहीं हो रहा है तो उसको बंद करना जरूरी है, लेकिन वो खाने की ज़रूरत है। उसके आगे तरकारियों में लौकी तथा भिन्न भिन्न प्रकार की सब्जियां, फूल गोभी, पत्ता गोभी, बिना बीज की सेम, बैंगन, इन सब की गिनती अच्छी हरी सब्जियों में होती है। यानी सब्जियों में क्या खाना चाहिए? फूल गोभी खाना चाहिए, अथवा लौकी खानी चाहिए, पत्ता गोभी खाना चाहिए, बिना बीज की सेम खानी चाहिए, बैंगन खाना चाहिए। ये सारी सब्जियां हरी सब्जी में आती है और उसकी शरीर को बहुत ही फायदेमंद होती है। गेहूं का आटा चोकर मिला हुआ होना चाहिए। चोकर यानी जो हम देखो छलनी से छलते हैं आटे को और ऊपर से जो बड़ा बड़ा निकलता है उसे फेंक देते हैं, वो चोकर होता है। तो गांधी जी का कहना है कि गेहूं के आटे से चोकर अलग नहीं करना चाहिए, चोकर सहित गेहूं का आटा खाना चाहिए। यदि गेहूं बिल्कुल साफ करके पीसा गया तो उसका कोई भी अंश नहीं फेंकना चाहिए, और गेहूं अगर हम साफ करके पीस कर लाते हैं तो उसे छानने की ज़रूरत ही नहीं है, वैसे का वैसा खाना बहुत आवश्यक है। फल में क्या क्या खाना चाहिए? फल में ताजे अंगूर खाने चाहिए, मौसमी खानी चाहिए, संतरा, अनार, सेब, अनानास लेने योग्य है। यानी इतने सारे फल खाना योग्य है। आजकल जो प्रयोग अमेरिका में हो रहा है उससे मालूम होता है कि एक ही साथ बहुत सी चीज़ें नहीं मिला देनी चाहिए। फल अकेला ही खाने से उसके गुण बढ़ते हैं। यानी जैसे कि हम कहते हैं ना कि फ्रूट सलाद वगैरह बनाया तो उसमें हम बहुत सारे फल थोड़े 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 इकट्ठा करके डालते हैं, तो गांधी जी का कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक अकेला फल एक समय में खाना चाहिए, दूसरे दूसरे फल आपके घर में है तो थोड़ी थोड़ी अंतर रखकर अलग अलग फल खाने चाहिए, लेकिन फ्रूट सलाद बनाकर जो खाते हैं वह ठीक नहीं है। भूखे पेट खाना सर्वोत्तम है, यानी अगर भूख लगे तो ही खाना अच्छा है।
अंग्रेजी में कहावत भी है कि सुबह का फल सोना और दोपहर का चांदी, इसलिए पहला खाना अकेले फल का होना चाहिए। इन्हें सुबह सबसे पहले नाश्ता वगैरह होने के पहले सबसे पहले एक फल खाना चाहिए जो हमें सोने जैसा हमारे शरीर को लाभ देता है। अगर वही फल हम दोपहर को खाए तो वह चांदी जैसा लाभ देता है। तो सोना और चांदी में कितना अंतर है आपको पता है। तो अपने शरीर को क्या देना है हमें जो है सोचना है अथवा निर्णय करना है। इसलिए पहला खाना अकेले फल का होना चाहिए। क्या हम सुबह गर्म पानी पीते हो? यानी क्या तुम सुबह गर्म पानी पीते हो? वो पीना भी आवश्यक है। सुबह गर्म पानी पिया तो हर्ज नहीं, यानी कोई नुकसान नहीं है। तुमको 2400 घंटे खुली हवा में रहने की इजाज़त मिल सकती है तो लेनी चाहिए। और घर के अंदर बंद करके एसी लगाकर रहना बिल्कुल गलत है। खुली हवा होनी चाहिए। घर की खिड़कियाँ दरवाजे खुले रखने चाहिए जिसमें से हवा आएगी, और खुली हवा में रहेंगे तो हमारा स्वास्थ्य बहुत ही ठीक ठाक रहेगा। खुली हवा में रोज़ धीरे धीरे प्राणायाम कर सको तो अच्छा है। और प्राणायाम करने हैं तो बंद दरवाजे खिड़कियाँ बंद करके फैन लगाकर हम प्राणायाम कर रहे हैं, वो गलत है। खुली हवा में हम प्राणायाम धीरे धीरे प्राणायाम करेंगे तो उसका फायदा हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा होता है। रात की सर्दी से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यानी रात में जो ठंड आती है उस ठंड से बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। तो गांधी जी क्या कहते, देखिए, कंबल गले तक अच्छी तरह ओढ़ लिया हो और सिर तथा कान पर कपड़ा लपेटा लो तो फिर कोई हानि नहीं। यानी अपने शरीर को कंबल से ढक दो और कान को और सिर को किसी कपड़े से बांध लो तो उस सर्दी का कोई भी बुरा प्रभाव हमारे शरीर पे नहीं आएगा। 24 घंटे शुद्ध से शुद्ध हवा श्वास के लिए फेफड़ों में जाए, अतः अति आवश्यक है। और फेफड़ों में शुद्ध से शुद्ध हवा जाए, उसकी जो ज़रूरत है वह हमें पूरी करनी है, वह अति आवश्यक है। और एक बात बता रहे हैं, सुबह की धूप सहन हो सके तो उस शरीर को खुली हवा में जितना खुला रख सको उतना रखना चाहिए। खुली हवा में ज़्यादा से ज़्यादा बदन अपना खुला रखकर, यानी कम से कम कपड़े पहनकर खुली सुबह की धूप अपने शरीर में लेनी चाहिए। माधव जी की गाड़ी तो ठीक चल रही है, वहाँ जो साथी रहते हो और जो आवे सो हम तीनों का यथा योग्य आशीर्वाद पावे, बापू के आशीर्वाद। और माधव नामक कोई व्यक्ति है तो उनका ठीक से चल रहा है, वो कह रहे हैं, और बापू सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। यहाँ यह पाठ पूरा होता है। अब पाठ का बहुत सारा लेखन कार्य है, वह हम पहले देखेंगे। कार्य हमारा जो पाठ के शुरू में दिया है, चित्र देखकर क्रिया युक्त शब्दों से वाक्य बनाओ। सुमन फल खा रही है पहले चित्र में, दूसरे चित्र में बच्चे हंस रहे हैं। बच्चा खाना खा रहा है, माँ बच्चे को खाना खिला रही है और माँ पिताजी के हाथों से बच्चे को खाना खिलवा रही है। तो खाना खाना मुख्य क्रिया है, खाना खिलाना प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है, और खाना खिलवाना माँ पिताजी के हाथों से, यानी माँ चुपचाप बैठी है, पिताजी को माँ ने कहा है कि यह खाना बच्चे को खिलाओ, तो खिलवाना यह द्वितीय प्रेरणार्थक है। तो बच्चों देखो, प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक और मुख्य क्रिया इस प्रकार आते हैं। इसके ढेर सारे उदाहरण मैंने प्रेरणार्थक क्रिया नामक एक वीडियो अपलोड किया है, वह वीडियो ओपन करो और देखो, उसमें प्रथम प्रेरणार्थक द्वितीय प्रेरणार्थक के बहुत सारे उदाहरण मैंने दिए हैं। अलमारी में खिलौने रखे हैं, माँ बच्चे को सुला रही है, ये हो गया। अब आए कठिन शब्द वाटिका। अमानत धरोहर धाती, उद्वेग प्रबलता, निर्दोष दोष रहित, इजाजत अनुमति,
सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ। चोकर, गेहूं का आटा छानने के बाद बचा हुआ भाग। एक वाक्य में उत्तर लिखो। जैतून के तेल की जगह मक्खन क्यों लिया जाना चाहिए? जैतून के तेल की जगह मक्खन लेते हो तो ठीक है, ये मक्खन में जो विटामिन होते हैं वह जैतून के तेल में नहीं होते। रक्षक का धर्म कौन सा है? शरीर को एक अमानत समझकर यथासंभव उसकी रक्षा करना रक्षक का धर्म है। किन किन सब्जियों की गिनती अच्छी हरी सब्जियों में होती है? तरकारियों में लौकी तथा भिन्न भिन्न प्रकार की सब्जियां, फूल गोभी, पत्ता गोभी, बिना बीज की सेम, बैंगन, इन सब की गिनती अच्छी हरी सब्जियों में होती है। फेफड़ों के लिए क्या आवश्यक है? 24 घंटे शुद्ध से शुद्ध हवा श्वास के लिए फेफड़ों में जाए, यह अति आवश्यक है। स्वयं अध्ययन। डाक टिकटों का संकलन करके प्रदर्शनी का आयोजन करो। यह काम आपको करना है, इसके बारे में मैंने कुछ नहीं किया है। यदि भोजन से नमक गायब हो जाए तो क्या होगा, उसके बारे में मैंने लिखा है। यदि भोजन से नमक गायब हो जाए तो खाने का स्वाद ही चला जाएगा। जितने भी खाने में व्यंजन बने हैं सब की रुचि चली जाएगी और लोगों का खाना खाने की इच्छा कम हो जाएगी और खाने का आनंद तो बिल्कुल नहीं रहेगा। इसलिए इन सब बातों को पाना है तो भोजन में नमक जरूरी है। खादी का कपड़ा कैसे बनाया जाता है, इसकी जानकारी प्राप्त करके लिखो। खादी का कपड़ा मुख्य रूप से कपास से बना हस्त निर्मित कपड़ा है, यानी हाथों से बनाया हुआ। खादी बनाने की प्रक्रिया में कई चरण शामिल है। कताई, बुनाई, रंगाई, फिनिशिंग, इन सभी चरणों से गुजरकर एक अच्छा खादी का कपड़ा बनता है। महात्मा गांधी जी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान खादी को आर्थिक स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता के प्रतीक के रूप में प्रचारित किया। वे स्वयं भी हमेशा चरखा चलाते थे और चरखे पर सूत निकालकर उस सूत के कपड़े वे पहनते थे। वे खादी के ही कपड़े पहनते थे, जिससे यह भारत के इतिहास में एक प्रतिष्ठित कपड़ा बन गया। पढ़ाई का नियोजन करते हुए अपनी दिनचर्या लिखो। मैं अपनी दिनचर्या ज़्यादा से ज़्यादा संतुलित करने की कोशिश करता हूँ। सुबह जल्दी नहीं, लेकिन 5:30-6 के करीबन मेरे दिन की शुरुआत होती है। उठते ही अपने प्राथमिक कार्य निपटा कर मैं अपनी सेहत और दिन का उत्साह बढ़ाने के लिए थोड़ा बहुत हल्का हल्का व्यायाम कर देता हूँ। उसके बाद नहाना, नाश्ता और फिर पाठशाला चला पाठशाला से आने के बाद भोजन तथा 1 घंटा आराम, यानी थोड़ा बहुत इधर उधर का कुछ पढ़ना, कुछ देखना। उसके बाद 2 घंटे जो भी गृह कार्य दिया है उसे ठीक से पूरा करना। गृह कार्य पूर्ण होते ही पाठ्यपुस्तक का पठन करना। फिर शाम के वक्त थोड़ा हल्का 1 घंटा खेल मनोरंजन। उसके बाद रिवीजन और अपनी सेहत को ठीक रखने के लिए रात का आराम के साथ खाना खाना। फिर गपशप लगाते हुए थोड़ी देर टाइम पास करके गहरी नींद सोने के लिए चले जाना। इस प्रकार मैंने मेरी दिनचर्या को संतुलित रखने की कोशिश की है। दूरदर्शन और रेडियो के कार्यक्रम देखो और सुनो और सुनाओ, वह आपको करना है। साने गुरुजी द्वारा लिखा कोई एक पत्र पढ़ो और चर्चा करो। नेट से उपलब्ध होगा, उस पत्र को पढ़ो। नवयुवकों की शक्ति देश हित में लगनी चाहिए, इसके बारे में मैंने लिखा है। देश के नवयुवकों में स्फूर्ति और शक्ति का संचार होता है। देश की 70% शक्ति युवकों में ही बसी रहती है और अगर युवकों की शक्ति देश काम में लग जाए तो देश की उन्नति और देश का उत्कर्ष बहुत ही गति से होता रहेगा। देश की उन्नति के लिए देश को सही मार्ग पर चलने की नवयुवकों की शक्ति का होना बहुत जरूरी है।
और इसीलिए युवकों की शक्ति देश हित में लगनी चाहिए। संतुलित आहार पर 5 वाक्य। सभी प्रकार के पोषक तत्वों से भरे मन भर आना भोजन को संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार से शरीर को और बुद्धि की गति बढ़ती है। संतुलित आहार लेने से शरीर निरोगी और सदृढ़ रहता है। संतुलित आहार से हमारा मानसिक और शारीरिक विकास सही होता है। संतुलित आहार से हमारे रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है। अपने मित्र को शुभकामना बधाई पत्र लिखो। मैंने पत्र पूरा लिखवा कर दिया है। ठीक से अल्प विराम, पूर्ण विराम कहाँ है, कहाँ शुरुआत की है, वो सब देखकर पत्र लिखो। दिनांक 10 जनवरी 2025। प्रिय मित्र राघव, सप्रेम वंदे। कैसे हो तुम? बहुत दिनों से तुम्हारा पत्र नहीं। सब कुशल मंगल है ना? मेरे यहाँ सब कुशल मंगल है। पिछले सप्ताह में तुम्हारी मौसी मिली थी। वे बता रही थी हिंदी वक्तृत्व स्पर्धा में तुम पहले नंबर पर आए हो। सुनकर बहुत खुशी हुई। यह तो तुम्हारे लिए कुछ नया नहीं है। तुम तो बहुत ही मेहनती लड़के हो। ऐसे ही मेहनत करके बहुत अच्छा यश प्राप्त करते रहना। भविष्य के लिए मेरी शुभकामनाएं। फिर एक बार अभिनंदन। तुम्हारी माँ और पिताजी को मेरी ओर से सादर प्रणाम। अपनी खुशहाली बताते रहना। धन्यवाद। उसके बाद पूर्ण विराम है। फिर तुम्हारा प्यारा। फिर उसका नाम, जो पत्र लिख रहा है उसका, रोहन। फिर रोहन का एक लाइन छोड़कर फिर पूरा रोहन का पूरा नाम लिखना। रोहन सदाशिव खरात, सदाशिव पेठ, पुणे। और फिर रोहन की ईमेल आईडी। ईमेल आईडी होने के बाद पत्र पूरा हुआ। इस प्रकार पूरा पत्र लिखना जरूरी है। इसके बाद स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन, योगासन है उत्तम साधन। तो देखो बच्चों, इस प्रकार के योगासन करना जरूरी है अपनी सेहत के लिए, अपने सेहत को स्फूर्तिला रखने के लिए। स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन, योगासन है उत्तम साधन। यह 100% सही है। योगासन करने से शरीर तो स्वस्थ बनता ही है, शरीर के साथ साथ मन भी स्वस्थ बनता है। जैसे हम हर दिन शरीर की बाहर से साफ सफाई करते हैं, वैसे ही प्राणायाम और योगासन से हमारा शरीर अंदर से साफ रहता है। तो हमारे शरीर में रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है और हम हमेशा के लिए निरोगी रहते हैं। योगासन करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहने के कारण हमारा मन भी स्वस्थ रहता है। इसीलिए हमारे स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन के लिए योगासन यह एक उत्तम उपाय है। इसके बाद भाषा की ओर यानी व्याकरण का प्रश्न है। निम्न विशेषण शब्दों के अपने वाक्य में प्रयोग करके उनके प्रकार लिखो। विशेषण शब्द दिया है 5। उसका प्रकार है संख्यावाचक विशेषण। वाक्य है गीता के पास 5 नारियल हैं। दूसरा शब्द है कुछ। प्रकार है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। आज कुछ बच्चे गैर हाजिर है। कुछ। यही। प्रकार है सार्वनामिक विशेषण। यही घर राम का है। इसके बाद मीठी। प्रकार है गुणवाचक विशेषण। मीठी बोली सबको भाती है। तो बच्चों देखो, यहाँ आपको याद रखना है, मैंने सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के भेद कैसे जाने जाते हैं, सर्वनाम के भेद कितने हैं, यह सर्वनाम का एक वीडियो मैंने अपलोड किया है। मैंने व्याकरण का एक नाम पर जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अलग अलग वीडियो अपलोड किए हैं। आप जरूर उन वीडियो को देखो और व्याकरण समझ लो।
यहाँ आया मैंने समझा, मैंने पाठ समझा दिया है, पाठ का लेखन कार्य जो भी है वो सब पूरा किया है। अब आया है मैंने समझा, वो हर हमेशा की तरह तुम्हें करना कि यह पाठ पढ़कर तुम्हें क्या लगा, तुम क्या समझे, वह 4-5 वाक्यों में आपको लिखना है। यहाँ यह पाठ अब समाप्त होता है। अगला पाठ लेकर जल्द ही मैं वापस आऊँगी, तब तक इंतज़ार में रहना। धन्यवाद बच्चों।